नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे ब्रज भाषा का विकास। इसमें हम जानेंगे कि ब्रज बोली से ब्रज भाषा कैसे बन गई और कैसे साहित्य में इसने अपना स्थान स्थापित किया, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ब्रज भाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ब्रज शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ चारागाह या पशुओं का समूह से लिया जाता है। चारागाह वो स्थान जहाँ पर पशुओं को चरने के लिए ले जाया जाता है, या पशुओं का एक समूह जो किसी स्थान पर जाकर चरने के लिए जाता है, उसे ब्रज भूमि या ब्रज प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पर बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। इसके साथ साथ इसे ब्रिज की नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा भी कहा गया है। ब्रज भाषा के उद्भव की अगर बात करें तो इसका उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली में से एक है ब्रज भाषा। विकास की अगर बात करें तो इसके विकास क्रम को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक काल। इसका समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। फिर है मध्यकाल। इसका समय काल 1400 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल 1800 से अब तक। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो प्रश्न आता है, खासकर यूपी एससी में जो प्रश्न पूछा जाता है या एचपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है, उसमें मध्यकाल को ही लिया जाता है कि मध्यकाल में ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में विकास या मध्यकालीन काव्य में ब्रज भाषा की भूमिका। तो 1400 से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो समय है, इस भाषा के विकास का समय है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आधुनिक काल अगर देखें तो आधुनिक काल का समय 1800 ईस्वी से अब तक का स्वीकार किया गया है। ब्रज भाषा के प्रारंभिक रूप की अगर बात करें तो हेमचंद्र हुए हैं, जैनाचार्य हेमचंद्र, इनका शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ है, इसमें ब्रज भाषा का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें, यानी किस किस इलाके में ब्रज भाषा बोली जाती है, भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से क्षेत्र हैं? अलीगढ़ है, मैनपुरी है, एटा है, धौलपुर, बदायूं, बरेली और भरतपुर के इलाके में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ब्रज भाषा के साथ बहुत सारी उपबोलियां भी जुड़ी हुई है, तो वो कौन सी है? बुक्सा जो इसकी बोली उपबोली है वो नैनीताल के प्रदेशों में बोली जाती है। अंतर्वेदी ये गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बोली जाती है। भरतपुरी ये भरतपुर में बोली जाती है। मथुरी मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। और डांगी ये धौलपुर और पूर्वी जयपुर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कई बार जो एक एक नंबर के छोटे प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रज की उपबोली है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलेगा और वही आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, मथुरी, डांगी ये मुख्य उपबोलियां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी उपबोलियां हैं जो ब्रज भाषा की ही है और अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब इसकी जानते हैं प्रारंभिक काल, जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का समय माना गया है, उसमें इसका विकास की अवस्था कैसी थी। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में ब्रज भाषा अपभ्रंश से प्रभावित थी। अपभ्रंश भाषा के बारे में हम कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव ब्रज भाषा पर था। जैनाचार्य हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण है उसके अपभ्रंश के उदाहरणों से इस बात का पता चलता है। तो प्रारंभ में जो ब्रज भाषा है वो अपभ्रंश से प्रभावित थी। उसके बाद इस काल में जो प्रमुख रचनाएं मिलती है, संदेश राशक और प्राकृत पेंगलम, ये दोनों वो रचनाएं हैं जिसमें ब्रज भाषा की प्रारंभिक अवस्था देखी जा सकती है। यानी इन दोनों ही रचनाओं में ब्रज भाषा की प्रारंभिक अवस्था देख सकते हैं। इसके बाद अग्रवाल कवि का प्रद्युम्न विजय, विष्णुदास का महाभारत कथा और मानिक की बेताल पच्चीसी इस काल के ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाएं हैं या ब्रज भाषा के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन सभी कवियों ने अपने काव्य में, अपने लेखन में
ब्रज भाषा की प्रारंभिक अवस्था का प्रयोग इन्होंने किया है। यानी ब्रज भाषा यहाँ से साहित्य में अपने कदम आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था। समय काल क्या है, 1000 से 1400 ईस्वी तक का ये समय है और इसे प्रारंभिक काल या प्रारंभिक अवस्था ब्रज भाषा की माना गया है। इसके बाद है मध्यकाल। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। इस युग में ब्रज भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ और आपका जो प्रश्न आएगा वो इसी ब्रज भाषा के मध्यकाल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि भक्ति काल में ब्रज भाषा की क्या भूमिका रही, भक्ति काल में ब्रज भाषा ने कैसे विकास किया, हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा ने भक्ति काल में क्या योगदान दिया। यानी मुख्यतः इसी विषय को, इसी काल को आधार बनाकर प्रश्न किया जाता है। पिछले युग में पिंगल और भाखा, इस युग में ब्रज भाषा में जो पिछले समय में यानी 1400 ईस्वी से पहले का जो समय था, उसमें जिस पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया या जिसे बोली की जगह, भाषा की जगह भाखा कहा गया, वो इस युग में उसे क्या कहा गया, ब्रज भाषा कहा गया। संत काव्य की अगर बात करें तो संत काव्य में ब्रज भाषा कहाँ मिलती है, कबीर की रामायणी में। कबीर की जो रामायणी है, इसके साथ साथ रैदास के काव्य में, दादू और नानक, इनमें भी ब्रज भाषा का, इनके द्वारा जो लिखित काव्य है उसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कबीरदास की रामायणी, उसके साथ साथ रैदास, दादू और नानक, यानी ये वो संत कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद तुलसीदास की अगर बात करें, जो कि राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं, इनकी मुख्य भाषा रामचरितमानस को अगर आधार बनाएं तो अवधी है, लेकिन इन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका में, कवितावली और कृष्ण गीतावली में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल इन्होंने किया है। यानी ब्रज भाषा का विकास अगर देखें तो तुलसीदास के काव्य में भी देखा जा सकता है। कृष्ण काव्य भाषा में अगर ब्रज भाषा की बात करें तो कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी संपूर्ण कृष्ण काव्य की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। इसमें सूरदास, नंददास, इसके साथ साथ जो अन्य अष्टछाप के कवि थे, उन्होंने भी ब्रज बोली को साहित्यिक परंपराओं से जोड़कर ब्रज भाषा का रूप प्रदान किया। यानी सूरदास और नंददास का तो इसमें विशेष योगदान है ही, इसके साथ साथ जो अन्य अष्टछाप के कवि बच जाते हैं, जिसमें परमानंद दास है, कुंभन दास है, उन्होंने भी इसके साथ साथ, तो ये महत्वपूर्ण अष्टछाप के कवि हैं, जिसमें सूरदास और नंददास, इसके साथ साथ कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी, इन्होंने, इनके योगदान से, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखा गया जो कृष्ण काव्य है उसमें इन 8 कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इन्होंने ब्रज को बोली के क्षेत्र से आगे बढ़ाकर भाषा के रूप में ये ले आए थे। यानी ब्रज को बोली कब तक है, जब एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हो, और वही बोली भाषा कब बन जाती है, जब वो अपने सीमित दायरों से बाहर निकल जाती है, तो वो क्या है, भाषा बन जाती है। यानी साहित्य में जब वो अपना योगदान देने लगती है, साहित्य में जब उसकी जगह बन जाती है, तो वो बोली से भाषा बन जाती है। रीतिकाल की अगर बात करें तो रीतिकाल में ब्रज भाषा का संपर्क जन भाषा से टूट गया। कारण क्या रहा, क्योंकि रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया वो कौन सा काव्य है, वो दरबारी काव्य है, राजा के दरबार तक सीमित था, यानी जनता तक नहीं जा रहा था। तो जो भी ब्रज भाषा में काव्य लिखा गया रीतिकाल में, वो केवल दरबार तक सिमट कर रह गया, सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पाया। साथ ही इस काल में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों की भी अधिकता होने लगी, क्योंकि देखिए बाहर से जो शासक आए थे वो अपनी भाषा को प्रभाव रूप से भारत में या हिंदुस्तान में लाना चाहते थे या उसको प्रयोग करना चाहते थे। इसीलिए ब्रज भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की, इनके शब्दों की अधिकता के कारण उस भाषा में बदलाव होने लगा। लेकिन फिर भी हम देखें तो रीतिकाल में केशव है, रसखान है, सेनापति है, बिहारी, मतीराम, देव, रसलीन, घनानंद आदि ऐसे कवि हुए हैं जिनके काव्य में कोमलता, अलंकार, सरस भाव ने इस भाषा को प्रौढ़ बना दिया है।
यानी इनके द्वारा जो ब्रज भाषा प्रयोग की गई अपने काव्य में, उसने ब्रज भाषा को और ज़्यादा कोमलता के साथ साथ अलंकृत किया, उसे सरस बनाया, भावों से भरपूर किया और प्रौढ़ बना दिया, यानी वो और ज़्यादा विकसित हुई इन कवियों के द्वारा। तो रीतिकाल में मुख्य इसको पीछे ले जाने का कारण क्या रहा कि लोगों के संपर्क से ये टूट गई। कवियों ने इसका प्रयोग किया लेकिन केवल दरबार तक। तो यही इसमें साथ साथ इसके साथ साथ जो अन्य भाषाओं का आगमन हो गया था, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, इसके कारण भी ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो कम होने लगा था, क्योंकि अन्य भाषा के शब्दों की अधिकता आ गई थी। अब अगर आधुनिक काल की बात करें तो इसका समय 1800 से लेकर अब तक का समय माना गया है, यानी 1800 ईस्वी से अब तक ब्रज भाषा में क्या प्रयोग हुए, क्या विकास हुआ, कैसे इसकी गति बनी रही। इस युग के आरंभ में 3 प्रकार की भाषा शैली में प्रचलित थी, ब्रज भाषा, ब्रज और खड़ी बोली, यानी 3 प्रकार की भाषा की शैलियाँ प्रचलित थी। 3 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। पहली थी ब्रज भाषा, दूसरी थी ब्रज और तीसरी थी खड़ी बोली। इसका मिश्रित यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप और खड़ी बोली, यानी पहली क्या हुई ब्रज भाषा, दूसरी क्या हुई ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप और तीसरी क्या हुई खड़ी बोली। यानी ये 3 प्रकार की शैलियाँ प्रचलित थी। किसकी? ब्रज भाषा की। 3 तरह से, एक तो वो तरीका था जिसमें केवल और केवल ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, एक लेखन का वो तरीका था जिसमें ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली को मिश्रित किया जा रहा था, और तीसरी थी खड़ी बोली जिसका आगमन इस काल में हो रहा था। इसमें आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ब्रज भाषा तो रीतिकाल से चली आ रही है, लेकिन खड़ी बोली का आगमन आधुनिक काल में हो रहा था। तो इसमें जो भी काव्य लिखा गया वो किस में लिखा जा रहा था? वो मुख्यतः ब्रज में लिखा जा रहा था। यानी जो पद्य लिखा जा रहा था वो पद्य किस में लिखा जा रहा था? ब्रज में। और खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा था? गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि आधुनिक काल में अनेक विधाएं आ गई थी, जैसे उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, पत्र पत्रिकाएं हैं। तो उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा था? गद्य का। या इसके साथ साथ कुछ एक जहाँ पर काव्य और गद्य और पद्य दोनों थे, वहाँ पर ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप देखने में आ रहा था। आधुनिक पद्य रचना में द्विजदेव, चंद्रशेखर, पजनेश, भारतेंदु हरीशचंद्र, अंबिका दत्त व्यास और प्रताप नारायण मिश्र की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज थी। यानी कविता लिखने के लिए ये ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे थे। गद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे पहले कौन कर रहा था? लल्लू लाल ने किया था। यानी गद्य क्या है? जो काव्य से अलग है, पद्य से जो अलग लिखा जा रहा था, उसमें सबसे पहले योगदान लल्लू लाल ने दिया था ब्रज भाषा में। क्यों? क्योंकि ये इस भाषा को फिर से जीवंत करना चाहते थे। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पतनशील काव्य भाषा का उद्धार करने की कोशिश की। यानी ये चाहते थे कि जो ब्रज भाषा पतन की ओर जा रही है उसको फिर से नया जीवन दिया जाए, लेकिन खड़ी बोली के वेगपूर्ण उत्थान और व्यापक प्रभाव के सामने ब्रज भाषा नहीं टिक पाई। यानी खड़ी बोली ने अपनी जगह बना ली और ब्रज भाषा को वो जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर भी देखें तो साहित्य में ब्रज भाषा ने जो योगदान दिया है वो अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, उसकी एक अलग जगह है। क्योंकि अगर ब्रज भाषा ना होती तो ऐसा सुंदर कृष्ण काव्य शायद हमारे साहित्य में नहीं होता। सूरदास जैसे कवि ने ब्रज भाषा के माध्यम से ही कृष्ण के जीवन को हमारे सामने जीवंत कर दिया है। प्रत्येक माता अपने पुत्र में उसी रूप को देखती है जो कि सूरदास ने कृष्ण का जो सौंदर्य देखा था, प्रत्येक माता अपने बच्चे को उसी रूप सौंदर्य में देखना चाहती है। तो ये किसका प्रभाव है? ये ब्रज भाषा का ही प्रभाव है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है? पहले आपको भूमिका बनाना है, उस भूमिका में आप परिचय देंगे किसका? ब्रज भाषा का, कि ब्रज भाषा का प्रारंभ कैसे हुआ, जो कि हमने प्रारंभिक उसमें किया है। यहाँ से आप बताओगे ब्रज भाषा का अर्थ क्या है, कैसे इसका उद्भव हुआ, इसका विकास काल क्या है और इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके साथ अगर आपके पास समय हो
और शब्दों की कोई ज़्यादा लिमिटेशन ना हो तो आप उपबोलियों के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है, प्रारंभिक अवस्था आपको बहुत ज़्यादा रटने और करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना है। मुख्य बात ध्यान पर कहाँ रखनी है कि मध्यकाल में ब्रजभाषा का विकास कैसे हुआ, या मध्यकाल में ब्रजभाषा की क्या भूमिका रही हिंदी साहित्य में, या भक्ति काल में ब्रजभाषा ने अपनी क्या भूमिका निभाई, या इसका विकास कैसे हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये आप किसके माध्यम से बताओगे, इस काल के कवियों के माध्यम से और उनके काव्य के माध्यम से, जैसे सूरदास है, नंददास है, या मैंने जो अभी छाप के कवि आपको बताए हैं, कबीर की बात हमने की है, रैदास, दादू और नानक की बात हमने यहाँ की है, तुलसीदास के बारे में हमने बताया है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इन सभी के प्रयत्नों से ही मध्यकाल में ब्रजभाषा ने साहित्य में अपनी जड़ें मजबूत की थी, या साहित्य को आगे बढ़ाने में एक नई परंपरा की शुरुआत जो हुई थी वो ब्रजभाषा के माध्यम से ही हुई थी। तो ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताना है। इसके बाद आप निष्कर्ष दोगे। निष्कर्ष में आप क्या कहोगे कि निष्कर्ष में अगर हम देखें विस्तार से, अगर हमने ये प्रश्न किया है तो इसमें अगर हम देखें तो ब्रजभाषा का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ, मध्यकाल में हुआ। आधुनिक काल की प्रारंभिक अवस्था में गद्य के क्षेत्र में और पद्य के क्षेत्र में दो बातें आपको बतानी है। गद्य में इसका विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, यानी गद्य में इसका प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ पद्य में ये जो रीतिकाल से चली हुई परंपरा है उसी का निर्वाह किया गया। गद्य में इसका प्रयोग कैसे किया गया, खड़ी बोली के साथ किया गया। विशेष तौर पर इस भाषा का गद्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि पद्य की जो रीतिकालीन परंपरा है वो भारतेंदु युग में तो चली, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो गई। यानी क्यों समाप्त हुई, क्योंकि खड़ी बोली ने अपनी जगह बना ली थी। यानी जो गद्य रचनाएं हुई इसमें ब्रजभाषा के साथ अगर किसी का प्रयोग किया जा रहा था तो खड़ी बोली के प्रयोग से ये रचनाएं की जा रही थी। गद्य में इसका जो प्रयोग किया गया वो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं किया गया, कुछ एक लेखकों ने इसका प्रयोग किया, लेकिन मुख्यतः भारतेंदु युग में अगर देखें तो पद्य में इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि धीरे धीरे खड़ी बोली के विस्तार से इसका ब्रज भाषा का इस्तेमाल भी कम होता चला गया। तो ये आपको इसमें बताना है, भूमिका बतानी है, फिर मध्यकाल में कैसे विकास हुआ वो बताना है, और अंत में आपको इसका निष्कर्ष बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।